देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। डॉलर बेकाबू हो गया है, 285 से भी ऊपर चला गया। 285 क्या, इस वक्त दिन में 285 था, और अगर अभी की बात करें तो 300 रुपए तक चला गया है। स्टॉक बंद होने पे भी देखा गया है। अब से कुछ अर्सा कबल 45 साल तजुर्बाकार मौजूद वजीर खजाना हमें बताया करते थे कि डॉलर की असल कीमत 200 रुपए से भी कम है। मजीद ये कि IMF को डील करना मुझे ही आता है। अभी मैं चला नहीं हूं तो पैसे कम होना शुरू हो गए हैं डॉलर के। और आज जो हालात हुए हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, डायरेक्ट 18 रुपए की जंप ली है डॉलर ने पाकिस्तान के अंदर, और रुपया मजीद गिर चुका है और डॉलर मुस्तहकम होते हुए नजर आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर मुआशी बदतरीन बुरहान आ चुका है। एक सहाफी ने बल्कि इसाकदार से पूछा था कि अगर IMF हमारे पास ना आया तो उनका यहाँ तक कहना था कि आई डोंट केयर, यानी कि अगर IMF नहीं आया तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आज हालात ये कि IMF के एक एक हुक्म को बजा लाने में हुकूमत तन मन धन से कोशा है, मगर उसके बावजूद भी मुआहदा तय नहीं हो पा रहा। यूं तो वजीर खजाना इसहाक साहब बेशुमार मौके पर इसी किस्म के बयान देते रहे, मगर पाकिस्तान आमद के मौके पर उनका क्या बयान था, आइए आपको वो सुनवा देते हैं। करम से मैं जहाज में जब बैठा, न्यूज कंफर्म हुई तो मार्केट ने खुद ही मेरे कहे बगैर अपना काम शुरू कर दिया। मैं उनको मशकूर हूँ, मैं आपके जरिए उनको मैं शाबाश देना चाहता हूँ। लेकिन इसमें यह भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जेन्युइनली मैं एज ए प्रोफेशनल साबित कर सकता हूँ कि इसकी सही कदर जो है वो 200 से नीचे है। और अगर बैनुल क़ौमी अदारे के कहीं बैठ के मुझे ये साबित करना पड़े कि जी ये सिर्फ अभी तो डंडा तो चलाया ही नहीं, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। वजीर खजाना इसहाक आने से पहले पाकिस्तान कहते थे कि अभी तो डंडा चलाया नहीं, लेकिन IMF के हवाले से पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ही अच्छा शेर मुझे याद आ गया है कि वो कहते हैं ना कि ये शर्त उल्फत भी अजब है मोहसिन, ये शर्त उल्फत भी अजब है मोहसिन, मैं पूरा उतरता हूँ वो मयार बदल देते हैं। तो IMF की इस वक्त पाकिस्तान के साथ ऐसी ही कुछ सूरत हाल नजर आती है कि जैसे ही उनकी कोई शर्त मानी जाती है वो अपने मयार से बदल जाते हैं। साथ ही जहां पर एक तरफ ये मामला है, दूसरी जानिब रियासती इदारे बता रहे हैं कि अभी महंगाई हुई नहीं, अभी तो महंगाई होना है, क्योंकि स्टेट बैंक ने शरह सूद में भी 3% से मजीद इजाफा करके 20% कर दी है। ये तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, जिससे महंगाई का जो तूफान आने वाला है उसका अंदाजा आवाम को आइंदा चंद रोज में होना शुरू हो जाएगा। तहरीक इंसाफ जो काफी ऐसी हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद करती रही, आज जमात अज़हर ने भी हुकूमत का कच्चा चटा सामने रख दिया। बताया कि सिर्फ 11 महीने में इस मुल्क में कर्जे कहां से कहां पहुंच चुके हैं। क्या कहा है कि आपको वो भी सुनवाते हैं। IMF प्रोग्राम कहां खड़ा है किसी को कोई पता नहीं। वजीर मुमलिकत जो हैं आयशा गौस पाशा, वो 3 हफ्ते से छुट्टी पे हैं। वजीर खजाना टीवी पे अब नहीं आते, और वजीर आजम इस मुल्क के जो मुसल्लत किए गए हैं वो मईशत के हवाले से गुफ्तगू करते ही नहीं है। इस वक्त तो जरूरत यह था कि कौम को इत्मीनान में लिया जाता, मंडियों को इत्मीनान में लिया जाता कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है, हमारी मईशत जो है वो कहां खड़ी। पिछले 11 माह में 62% डिवैल्यूएशन हो चुकी है। 62% सिर्फ 11 माह के अंदर। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत गई है, आपका रुपया 100 रुपए से ज्यादा अपनी कदर इंटर बैंक मार्केट के अंदर खो चुका है, ओपन मार्केट में ज्यादा है। सिर्फ इस 100 रुपए जो कदर खोने से आपका जो मजमूई कर्जा है वो 14,300 अरब रुपए बढ़ चुका है। जी नाज़रीन, अवाम की कांपे तो पहले ही टांग रही थी, मगर इस वक्त PDM की भी कांपे टांगने लगना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि इतना कुछ कर देने के बाद भी IMF की डू मोड की गर्दान खत्म होने में नहीं आ रही, और हुकूमत कर्जे मिलने में बस आजकल की कहानियां सुनाए पे सुनाई जा रही है। मगर इसके बावजूद PDM इस तमाम सूरत हाल की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ साबिक हुकूमत
और साबिक वजीर आजम इमरान खान के गिर्द गिरदान रही है और उन्हीं को करार देती है। इसी किस्म की कुछ बात आज वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे। क्या कहा, आइए आपको वो भी सुनवा देते हैं। लेकिन हमारी प्रायोरिटी पूरे मुल्क की इस वक्त तमाम हुकूमतों की, पॉलिटिकल पार्टीज की, गवर्नमेंट की, अपोजिशन की, सबकी एक होनी चाहिए, और खासतौर पर उन नाहलों की होनी चाहिए, उन जाहिलों की होनी चाहिए, उन लोगों के जिनके तजुर्बा नहीं था, जो सीख रहे थे, जिन्होंने इस मुल्क की इकॉनमी को दांव पे लगाया, इस मुल्क की इकॉनमी को तबाह किया और अब मजीद इसमें अनारकी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई और उनका सरबराह इमरान खान, मैं पीटीआई की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बात इमरान खान की करूंगा। मैं अपने अल्फाज अभी वापस ले रहा हूं। मैं पूरी पीटीआई को उसमें शामिल नहीं करना चाहता। पीटीआई में अच्छे लोग भी शामिल हैं, पीटीआई में समझदार लोग भी शामिल हैं और कुछ बेवकूफ लोग भी शामिल हैं। सवाल ये है कि अब अवाम का क्या होगा। हम बिजली महंगी होने की नवीद सुन चुके हैं, पेट्रोल महंगा होने वाला है, डॉलर तो 300 पे पहुंच ही गया है। अवाम जाए तो कहां जाए, मईशत कैसे चलेगी। सिर्फ इमरान खान का नाम लेने से, ये माजी की हुकूमत पे सारा ब्लेम गेम डालने से नहीं काम चलेगा। इसी सब पर जी बात करेंगे। आज मौजूद मेहमान पैनल में मौजूद होंगे। सबसे पहले मौजूद है जी महमूद मौलवी साहब है, मेंबर कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ से। साथ ही मौजूद है सेनेटर कामरान मुर्तजा जमीयत उलमा इस्लाम फेस से। आप दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया कि आप साथ हैं जी। और एज यू नो इट वेरी वेल, आज हम्माद अजहर साहब भी कह रहे थे और हम सबको पता है कि मुस्लिम लीग नून से कोई आने के लिए तैयार नहीं है, बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमने दावत दी थी इसहाक डार साहब को भी, उनसे भी गुजारिश की थी, लेकिन इसहाक डार साहब नहीं आ रहे स्क्रीन पे। जाते हैं तो सिर्फ अपने एक टीवी पसंद के चैनल पे और एक एंकर के पास, और बस वो समझते हैं कि शायद सबको जो है वो एतमाद में ले लिया, लेकिन ऐसा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। बहरहाल जी महमूद मौलवी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आती हूँ। सर, मैशियत का बहुत बुरा हाल हो चुका है। आप खुद बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक भी रखते हैं, यू नो थिंग्स वेरी वेल। जो इस वक्त हालात है वो बहुत ही बुरी हमें नवीद सुना रहे हैं कि महंगाई चूंकि 20% शरह सूद पहुंच गई है। किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि जी 20% तक पहुंच जाए। और स्टेट बैंक ने आज ये 320 पॉइंट्स बढ़ाकर 20% की है, तो इस पे तो अब बहुत बुरा हाल हो जाएगा। और जो मुल्क डिफॉल्ट होने की बात हो रही थी कि जी ये सारी हुकूमत में जो जमातें हैं वो इसलिए आई है कि मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाए, तो ये क्या सूरत हाल नजर आ रही है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक चीज तो मैं आपको बता दूं, ये जो 3% 20% पे के, ये तो इंडस्ट्रीज को तबाह करने का एक टारगेट है और इससे इंडस्ट्रीज जो है बंद होंगी और बेरोजगारी नजर आ रही है, बहुत वाज़ेह है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि 20% के ऊपर कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। जहां तक आप बात कर रही थी फ्लक्चुएशन जो डॉलर में, उसमें ये जो है बड़े लोग बैठ के पैसे बना रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ऊपर ले जाके ये बेचेंगे, ठीक है ना। 80 मिसाल दे रहा हूँ, ये 83 पे गया, उसके बाद इस लोगों ने जो है फॉरवर्ड सेल करते हैं, फिर उसके बाद नीचे जाता है, पकड़ लेते हैं। मैं आपको बताऊं, आज ये ऊपर लेके गए, कल फिर ये नीचे लेके जाएंगे और इसमें पीपल आर मेकिंग मिलियंस। इसमें गेम ये है, पहले भी जो है बड़े पैसे बन रहे हैं क्योंकि वो बेचते हैं और लेते हैं। ये तो अब एक गैम्बल कर रहे हैं एंड दैट्स द रीजन इन लोगों का सेल्फ इंटरेस्ट है ये वॉलेटाइल होने में। ये बड़ा वाजे है क्योंकि देखिए ये जब बेचते हैं फिर ले लेते हैं, तो बैंक्स और सब मिल के पैसे बना रहे हैं, ये मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। ये हुकूमतें जो होती हैं, इतना बड़ा निजाम है, डेमोक्रेसी में हर इदारा है, हर किसी किस्म का इदारा है। नैब एक्टिव है, फाल है, FIA फाल है, FBR फाल है। फिर हम इतने अरबों रुपए इनकी तनख्वाहों पे, इनकी लग्जरीज पे क्यों सर्फ करते हैं, जब ये लोग उन कार्टल्स और उन माफियाज को नहीं पकड़ पा रहे हैं जो मुल्क में इस तरह के घिनौने काम कर रहे हैं। देखिए, ये बाद में होता है हमेशा, जब भी हुकूमत जाएगी फिर आपको या कुछ अरसे में आपको मेरे ख्याल से इसके ऊपर इंक्वायरी होगी कि ये कैसे लोगों ने पैसे बनाया है। अरबों रुपया लोग बना देते हैं। उसकी वजह है कि फ्लक्चुएशन देखे ना, 82 पे लेके गए, ये गैम्बल है। 82 पे लेके गए, फिर 78 पे लेके गए, कल आप देखेंगे ये 3-4 रुपए और नीचे जाएगा, रुपया कल मुस्तकम होगा और ये फिर पैसे बनाएंगे। ये जो है मेरे ख्याल से इसको बंद होना चाहिए। स्टेट बैंक जो है ये खरीदो फरोख्त की जो गैम्बल है, इसको मेरे ख्याल से स्टेट बैंक को इसको देखना चाहिए। ओके, आपकी तरफ आऊंगी सेनेटर साहब, सेनेटर कामरान साहब, आप सब लोग बहुत उम्मीदें दिलाकर आए थे कौम को, 22 करोड़ लोगों को, कि जी आप लोग आएंगे बहुत अच्छे हालात हो जाएंगे,
बहुत अच्छे नहीं तो अच्छे कम से कम हो जाएंगे, क्योंकि खान साहब की मुआशी पॉलिसीज पे आप सबकी बेतहाशा तनकीद थी। असल झगड़ा मुआशी पॉलिसीज का था, आवाम को रिलीफ ना मिलने का था। जाहिर सी बात है आप लोग की कोई पर्सनल तो उनसे कोई लड़ाई नहीं थी अपने घर की। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, ऐसी सूरत हाल में अब आप लोग क्या सोच रहे हैं? हुकूमत कैसे आगे स्टेप अप करेगी, स्टेप इन करेगी? क्योंकि जो माफियाज और कार्टेल्स हैं वो तो और सर उठा के इस वक्त चल रहे हैं, उनको कोई लगाम में डालने वाला नहीं नजर आ रहा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम जो अपने तौर पे हमारी अगर किसी के साथ लड़ाई है, किसी के साथ दुश्मनी है, तो वो सिर्फ जो है ना वो गुर्बत के साथ है, और जो दुरुस्तगी हम करना चाहते हैं या करना चाहते थे वो मईशत के साथ थे। और जितने हमारे जो मईशत के हवाले से एक्सपर्ट थे उनकी तरफ से यही जो है ये बात बतलाई गई थी हमें, ये कि जो है मईशत की दुरुस्ती का जो है ना वो हम अपने तौर पे वो करेंगे, मगर बकौल उनके, मैं खुद जो है मईशत को नहीं समझता, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर बकौल उनके जो है ये जो पौने 4 साल में खराबियां पैदा हुई हैं उसको हम आगे भुगत रहे हैं, या जो IMF के साथ हम तय करके जो पिछले दौर में जो कुछ तय किया था उसको हम भुगत रहे हैं। अब इसमें जो बेहतर कोई आपको जवाब दे सकता है वो मईशत का कोई एक्सपर्ट ही दे सकता है, कोई इंडिपेंडेंट आदमी दे सकता है, या हमारे दे सकते हैं, या उनके। हमारे और उनके तो मसला ये है कि ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं। अब इंडिपेंडेंट आदमी से जो है ना, इंडिपेंडेंट मईशत के हवाले से जो लोग हैं उनसे पूछना पड़ेगा, उनको बुलवाइए, उनको बिठाइए कि कल की खराबी जो है वो आज तक आ रही है या आज नई कोई खराबी है। ये कह रहे थे मेरे दोस्त की जो है ना वो डॉलर पे गैम्बलिंग हो रही है, तो गैम्बलिंग हो रही है तो कोई साथी जो इस सारी गैम्बलिंग को देख रहा है, ये सारी जो है ना इस करप्शन को देख रहा है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उसके ऊपर उसको अदारों से रिव्यू करना चाहिए। ऐसा मुमकिन नहीं हुआ करता। देखिए इस वक्त और जो हालात हैं, मुझे मईशत के हवाले से पाकिस्तान के, मैं खुद बहुत तकलीफ में हूँ, और यकीनन अदारे भी जो पाकिस्तान के सलामती के जिम्मेदार हैं वो भी बहुत तकलीफ में होंगे। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई, मैं या मेरा कोई साथी जो है ना इस तरह की हरकत, इस तरह की गैम्बलिंग कर रहा हो और वो खामोश बैठे हों, मासवा इसके कि वो खुद इसमें शरीक हों। तो ऐसा हो नहीं सकता। ये पाकिस्तान की रुख जो है वो मुतय्यन नहीं हम कर पा रहे, ना कल मुतय्यन हुई थी ना आज मुतय्यन हुई है। हम सिर्फ जो ना कर्ज लेते हैं। कल जो इनके दौर का कर्ज था, ये पाकिस्तान के कर्जे तकरीबन दुगने कर गए थे। आज हम भी वही काम कर रहे हैं। तो ना, और उससे पहले वालों ने भी यकीनन यही काम किया होगा, और ये रुख जो है ये 75 सालों से मुसलसल जो है वो गलत है। हम कर्ज लेते हैं और उसको फिर अयाशी में उड़ाते हैं। कल भी इसी तरह से किया जा रहा था, आज भी इसी तरह से। तो इसको जो है वो अयाशी वाले काम को वो ख़त्म करना चाहिए। जो एलीट है, जो ऊपर वाले तबकात हैं, उनको जो है वो इस तरह से मजबूती से नेट में लाना चाहिए कि वो जो है वो टैक्स दें, और ये जिसका फ़ायदा जो है वो गरीब तक मुंतकिल हो सके। इसको ना हम कल जो है पकड़ पाए थे, ना आज पकड़ पाए हैं। ये यकीनन दुरुस्त है कि मईशत के हवाले से हमारी कामयाबी नहीं हुई, और यही सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इकोनॉमिस्ट वगैरह हम उनसे भी बात कर रहे हैं, बट द क्वेश्चन इज गवर्नमेंट जो अपने तौर से स्टेप्स ले सकती थी वो भी नजर नहीं आ रहे। हम ये देखते हैं कि जहां एक तरफ इतने बुरे हालात हैं, इकोनॉमी का बट्टा बैठ रहा है, वहां पे 85 लोगों को जो है वो काबीना का हिस्सा बना दिया जाता है, वहां पे उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को दिया जा रहा है, अवाम के पैसों से ठीक ठाक मौजें लगी हुई हैं, पेट्रोल सबको मुफ्त मिलता है, ब्यूरोक्रेसी को, सबको, सरकारी मुलाजमीन को, हर एक को हम देख रहे हैं, सियासतदान हो गए, हमारे इदारे हो गए, तो ये जो लाखों लाखों रुपए की तनख्वाहें ले रहे हैं, मेरा सवाल फिर वही है कि अगर ये सारे, आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हो सकता कि मुलव्विस हो, तो अगर मुलव्विस नहीं है तो फिर मुल्क का नुकसान कौन कर रहा है? हर दफा सवाल यही है, क्या इमरान खान साहब की हुकूमत इतनी पावरफुल हो गई थी कि 3 साढ़े 3 साल में वो 75 साल के जो सारे मामला है उसको जीरो कर जाए? ये भी तो ह्यूमनली समझ में आने वाली बात नहीं है जो हम सुन रहे हैं इतने अरसे से। कि इमरान खान गवर्नमेंट भी जो है ना वो कोई ऐसा कमाल नहीं कर पाई थी, बल्कि उसमें हर रोज जो है ना 5 तो उन्होंने जो है ना फाइनेंस मिनिस्टर बदली किए थे। वो खुद भी जो है ना हर रोज जो है वो इस पे यू टर्न लिया करते थे। यहाँ तो अभी तक सिर्फ 2 बदली हुए हैं, मगर दोनों से भी मामला नहीं सुलझा या संभला। तो मामला ये है कि जिस वक्त तक आप जो है वो एक तबके की मराहत खत्म नहीं करेंगे, आप अपनी सम दुरुस्त नहीं करेंगे। अब थोड़ी सी करने की कोशिश की है,
अब वज़रा जो है ना वो कहते हैं कि जी बगैर तनख्वाह के काम करेंगे, तो ये 11 महीने के बाद हमें याद आया। तो अगर ये 11 महीने से पहले याद आ जाता, ये इनकी गाड़ियां जो है ना वो पहले दिन सरेंडर हो जाती, इनका पेट्रोल पहले दिन बंद हो जाता, और इसी तरह से जो है ना वो ब्यूरोक्रेसी का और हर शख्स के ऊपर वो कट लग जाती है। अब तो मेरा ख्याल है फौज में भी 15% जो ना, मुझे जो मेरे इल्म में है 15% उन पे भी कट लगी हुई है। तो इस तरह हम पहले दिन अगर कट लगा लेते तो ये हम खैरात ना मांग रहे होते IMF से, या उनके तरले मिन्नतें ना कर रहे होते। बहरहाल ये बहुत संजीदा मामला है और हम आपस में भी इसको हर वक्त डिबेट करते भी हैं और इस पर बहुत परेशानी भी है, मगर बात जो ना कि ये इसको दुरुस्त कैसे करें, ये अभी तक मामला ठीक हाथ में नहीं आ रहा। सर हुकूमत आपकी है ना, एक्शंस तो आपने लेना है। चले इमरान खान साहब ने नहीं लिए, उनकी हुकूमत फ्लॉप हो गई, वो नाकाम हो गए, लेकिन आप लोग तो बड़े तजर्बाकार लोग हैं। आप लोग जब से आए हैं, और ये जो आप कह रहे हैं कि 11 महीने में होना चाहिए था, बिल्कुल, लेकिन क्यों नहीं हुआ? यही तो क्वेश्चन हम भी पूछ रहे हैं कि अगर आप लोगों को इतनी मोहब्बत है वाकई पाकिस्तान से, तो सारे लोग क्यों नहीं कट लगा रहे? वही 25,000 रुपए जो हुकूमत ने मख्तस की एक आम आदमी के लिए, उसी तनख्वाह में फिर बाकी लोगों को भी काम करना चाहिए ना। अगर वजीर और मुशीर बनने का शौक है, और फिर इतनी लंबी लंबी गाड़ियां। मैं अभी इस्लामाबाद थी पिछले दिनों, आई एम द आई विटनेस ऑफ इट, कि हर एक वजीर के पास 3-3 4-4 गाड़ियां हैं, नंबर प्लेट की हुकूमती, और वो यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। अब फिर इसके ऊपर बात करते हैं, निशानदेही करते हैं, तो आप लोग कहते हैं कि जी तनकीद कर रहे हैं, फला सहाफी गलत है, फला सहाफी गलत हो गया। अब इंसान करे तो करे क्या? लेकिन ये हालात भी तो देख रहे हैं कि मुल्क के कितने तबाहकार होते जा रहे हैं, और बहुत दुख हो रहा है इसको देख के। देखिए, तनकीद आपका हक है, और जब आदमी किसी पॉलिटिकल स्लॉट पे आता है तो अपने आप को एक्सपोज करता है इस मकसद के लिए कि जो जिस पॉजिटिव जो भी बात उसके बारे में तनकीद की जा सके वो करे। मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, मैं एडमिट कर रहा हूँ कि मामला हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहे। ये मईशत के हवाले से जो लोग जिम्मेदार हैं उनको आके ये बात आपके क्वेश्चंस को आंसर करना चाहिए। मुझे आपने बुलवाया है आपने अपने प्रोग्राम में, हमारा जो है टोटल इसमें 4 का हिस्सा है ना, 80 लोगों के उसमें 4 लोग बैठे हैं, और चारों में से मईशत का किसी का ताल्लुक नहीं है। अगर हमारे बारे में आपका कोई सवाल है तो यकीनन मैं उसको आंसर करने के लिए तैयार हूँ। मेरी ज़ात के बारे में कोई सवाल है, मैं उसको आंसर करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पेशे के हवाले से कोई सवाल है, मैंने कोई गड़बड़ की है, मैं उसके हवाले से आंसर करने के लिए तैयार हूँ। मगर गवर्नमेंट का तो मैं एक पार्लियामेंटेरियन होने के हवाले से, उनकी पार्टी का मेंबर होने की तरफ, उनके इत्तेहाद का मेंबर होने के हवाले से मैं पूरी गवर्नमेंट का जवाब दे तो नहीं होऊंगा ना आपको। हूँ कामरान साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जैसे कि यू आर एब्सोल्युटली राइट कि आप उस काबीना का हिस्सा नहीं है। बट द पॉइंट इज, क्योंकि आप इत्तेहादी है, ये कोलिजन गवर्नमेंट है, आपको भी पता है, आपकी जमात भी इसमें। सवाल करने का मकसद सिर्फ इतना है कि अब आप लोगों ने इलेक्शन में आगे जाना है, अपने हलकों में आगे जाना होगा। क्या ऐसी सूरत में आपको लगता है कि इलेक्शन में जो है वो डेमोक्रेसी प्रिवेल करेगी और लोग जाके इस तरह से इलेक्शन में कामयाब हो सकेंगे? क्योंकि अब तो आप लोग के हलकों के लोग भी तो पूछेंगे, वोटर भी तो पूछेंगे कि ये क्या हो रहा है। आप क्या समझती हैं कि हम परेशान नहीं होंगे? लोगों को अगर रिलीफ नहीं मिलेगी तो हम जो है ना उसमें तकलीफ में नहीं होंगे। हम भी उसी तरह से आम लोगों की तरह से हैं, और आम लोगों में हमारी पार्टी का हर मेंबर जो है ना, सिवाय चंद लोगों के, वो आपको आम आदमी मिलेगा। बल्कि मुमकिन है कि वो आम आदमी से भी जो काम न रहा है उससे भी जो है ना वो नीचे की सतह का जो है ना मईशत के हवाले से हो। तो हम भी उसी तकलीफ में हैं, और उस तकलीफ में जब चूंकि जहाँ पे आप रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में बैठे होते हैं उसमें आप वो तकलीफ आपकी मल्टीप्लाई कर जाती है। ये सारे जज्बात जो आप के हैं ये हम आपके साथ शेयर करते हैं, हम इसमें अपनी जिम्मेदारी भी फील करते हैं, अपने आप को एक्यूज भी करते हैं, और इसमें समझते हैं कि हम अभी तक इस मामले को ठीक नहीं कर पाए। और ठीक करने के लिए सबसे पहला जो अमल होता है वो आदमी अपनी गलतियों को तस्लीम करता है, और वो गलतियां, वो मामलात, वो खराबी, उसको हम तस्लीम कर रहे हैं कि 11 महीने में ये मामलात सेटल नहीं हुए। अब इसमें जाहिर है हर जगह पे डिबेट हो रही होगी, पार्टी के अंदर डिबेट हो रही होगी कि गलती कहाँ पे है। गलती को हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि गलत क्या है। क्या खुदा न खास्ता यहाँ पे कोई लीकेज है, जिस तरह से ये 2 सर्च कर रहे थे, या कोई और हमारे पार्ट पे हम कोई गलत समत पे रवाना है। ये सारी चीजें हम इसको डिस्कस कर रहे हैं और दुरुस्ती की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच कामरान मुर्तजा साहब के एग्री भी कर रहे हैं आप, और सारी चीजें कर रहे हैं। थैंक यू। इस सूरत हाल बहुत गंभीर है, और इसमें अग्री करना और फेस करना और जवाब देना, ये भी बहुत बड़ी बात है। महमूद मौलवी साहब, वापस आपकी तरफ आऊंगी। महमूद मौलवी साहब, जहां पे एक तरफ डॉलर इंटरबैंक में बेकाबू हुआ है और 19 रुपए महंगा हुआ है, वहीं पे मुल्क के जर मुबादला के जखायर में
$55 करोड़ से जायद का इजाफा भी हुआ है, सागदार साहब कह रहे हैं। जबकि साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल आज कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन अभी भी वजीर खजाना स्टिल इज ऑन के जी मुल्क डिफॉल्ट नहीं हो रहा। कीपिंग इन व्यू ऑल दीज थ्री थिंग्स, हाउ डू यू सी? महमूद मौलवी साहब, आपको आवाज आ रही है? चले जी, एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर यहीं से बात करते हैं। स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी, हम मईशत के हवाले से तो बात कर ही रहे हैं, बहुत बुरे हालात इस वक्त पहुंच चुके हैं, लेकिन ओवरऑल मुल्क में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा इस वक्त इम्पोर्टेंट है जी बात करना। खास तौर पे चूंकि जहां पे माशी सूरत हाल और माशी बहरान सर उठा रहे हैं, वहीं पर भी हमारे पास सियासी बहरान ने भी इस वक्त मुल्क के हालात को अपनी लपेट में लिया हुआ है। वेलकम करूंगी जी ब्रिगेडियर हारिस नवाज रिटायर्ड साहब को जी, वो भी हमारे साथ इस वक्त शामिल। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। ब्रिगेडियर साहब, एक तरफ जहाँ पे हम माशी फ्रंट पे बहुत ज्यादा बुरे हालात का सामना कर रहे हैं, सूरत हाल अच्छी नहीं है, एंड वी नो इट ऑल वेरी वेल, वहीं पे जहां पर इलेक्शंस की बात है और इलेक्शन के हवाले से हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसला दिया है अहम, उसके बावजूद और जो आईनी इस वक्त और सियासी बहरान जो बना रही है सियासी जमातें, उसको आप कैसे देखते हैं? देखें, ये एक बड़े अफसोसनाक बात है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स बड़े क्लियर हैं कि 5 बेंच का जो रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ था उसने बड़ा क्लियर दिया 3-2, और वो फैसला मेरे ख्याल में सबने एक्सेप्ट नहीं किया सिवाय हुकूमत ने, क्योंकि हुकूमत की मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि लॉ मिनिस्टर हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जो पहले जो है अपने रिमार्क किए थे, नोट किया था, तो वो भी शामिल कर लिया जाए। तो इससे कितना ज़्यादा हम अपने अदारे को जो है वो कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, और उससे सिर्फ अपने बेनिफिट लेने के लिए ओवरऑल कितना नुकसान हो रहा है, ये सोचने की ज़रूरत है। फिर बात की है कि देखें, मैं हमेशा तो ये बात करता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को चाहिए था कि जब आए थे उसके बाद कहते हैं कि जो मुल्क में हमारी इकोनॉमिक हालात हैं, मुल्क में पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो हम आए, हम बैठ के मुज़ाकरात करते हैं, नेशनल डायलॉग करते हैं, उसमें वो इमरान साहब को भी इन्वाइट करते और ये कहते इट्स नॉट टेररिज्म, APC में बुला रहे थे, हम टेररिज्म भी बात करेंगे, हम इलेक्शन पर भी बात करेंगे, हम इकॉनमी भी बात करेंगे और जमहूरियत और पॉलिटिक्स पर भी बात करेंगे, ताकि एक होलसम बात करते तो मेरे ख्याल में इमरान साहब के पास इनकार करने की गुंजाइश ना रहती। लेकिन अगर आप ये कहेंगे आएंगे हम मुआशी हालात पे बात करते हैं या ये कि हम टेररिज्म बात करते हैं, तो उनका एक चांस इलेक्शन था, तो सारे पहले भी ये मसला हल हो गया था, और आज ये अवाम को ये जा रहा होता कि ना एस्टेब्लिशमेंट ने किया, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया। सियासतदान बहुत जिम्मेदार थे, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी का एहसास किया और अवाम को बताया कि हम बैठ कर अपने मसले हल कर सकते हैं, और वो कोई एक मुश्तरका प्लान बना के 1-2-3 महीने पहले अगर इलेक्शन करा के मसला हल हो जाता, तो आज ना प्रोविंशियल असेंबली से पहले इलेक्शन हो रहे होते, ना ये सुप्रीम कोर्ट ने किया होता, और एक अच्छे तरीके से अवाम को खबर होती कि जी पूरे साल में हमारा रोड मैप क्या है, हमारे पॉलिटिशियन का, कब हुकूमत जाएगी, कब केयरटेकर बनेंगे, कब नई हुकूमत आएगी, कब बजट बनेगा, और ये मसला हल हो जाता। अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। सोचने की बात ये है कि क्या अगर अभी अप्रैल के महीने में इलेक्शन होते हैं पंजाब और KPC के, और वहाँ परमानेंट गवर्नमेंट बन जाती है, तो उसके बाद इलेक्शन पे जब जाएंगे तो 2 जगह पर हुकूमत पक्की होगी, परमानेंट होगी, वहाँ इलेक्शन हो रहे होंगे, जनरल इलेक्शन, उसमें अजीब किस्म की स्थिति बनेगी। फिर अब मुल्क की इकॉनमी को देखते हुए भी ये ठीक नहीं कि पूरा साल इलेक्शन नहीं होते रहे, तो ये देखने की बात है। लेट्स होप कि देश पर मैच्योरिटी और अभी भी इसका हल निकाल सके। राइट अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा ब्रिगेड साहब, यही एक्चुअल इशू है कि पॉलिटिकल जो हमारी इस वक्त क्लास है और जो हमारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, दे आर नॉट रेडी टू सिट विद ईच अदर, और उस जमन में बहुत ज्यादा मुल्क का एक डैमेज हो रहा है जिसकी किसी को फिक्र नजर नहीं आती है। आज जो माशी सूरत पे डॉलर ने 19 रुपए की छलांग लगाई है, 300 पे पहुंच गया है, सोना कहाँ जा रहा है, शरह सूद कहाँ जा रहा है, नोबडी केयर्स एक्चुअली। और इन टर्म्स अपनी जो चीजें हैं वो होती जा रही हैं सियासतदानों की। तो इस सारे सिस्टम को आप कैसे देख रहे हैं?
क्या ये डेमोक्रेटिक सिस्टम उस तरह से फाल अब रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई जान रही है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो सियासतदान आ रहे हैं, दे आर जस्ट सेविंग देयर पर्सनल इंटरेस्ट, नॉट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री और द पीपल। देखिए, मैं यही बात कर रहा हूँ कि सबसे अहम बात है, जो अफसोसनाक बात है, कि सियासतदान सियासी फैसले नहीं कर सकते हैं। अभी हुकूमत में मरियम नवाज रोज जलसे कर रही हैं और सिर्फ एक काम है, इमरान को बुरा भला कहना, फितना है, उसने चोरी तोशाखाना की, घड़ी चोरी की, ये चोरी किया, वो चोरी किया। आप जलसों में बताएं कि आपने आवाम के लिए क्या कारकर्दगी दिखाई है। आपने आके कौन से डॉलर सस्ते किए हैं, या आपने गैस और बिजली कम की है, डीजल कम किया है, आवाम को रिलीफ की है, इन्फ्लेशन कम की है, कोई कारकर्दगी नहीं है। तो फिर आवाम आपके पास कैसे जाएंगे? आपका कॉन्फिडेंस तो यही होना चाहिए ना कि अगर इमरान कहता है कि इन्होंने यहाँ अपने केसेस खत्म किए हैं, इन्होंने आके अपने सारे मसले हल किए हैं, आवाम की परवाह नहीं है, सियासत बचाई है, अपने बिजनेस बचाए, तो ऑब्जेक्ट वही आप कर रहे हैं। तो इसके लिए ये सोच रहे हैं कि अब आवाम में अवेयरनेस आ गई है, लोग अब कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सही बात कर रहा है, कौन गलत बात कर रहा है। आपका काम है कि आप इसको मेच्योरिटी दिखाएं। इमरान फितना ये बातें कहीं छोड़ दें। तो इमरान आपको चोर डाकू कहता था आपने, और अब के दिन मरियम नवाज ने बड़ा क्लियर कह दिया कि जब तक नवाज शरीफ वापस नहीं आते, उनके केस खत्म नहीं होते, उन पर जो इल्जाम लगाए थे कि वो सिस्लिन माफिया के हैं लीडर, वो खत्म नहीं होता, अगर उनको गॉडफादर कहा था वो इल्जाम वापस नहीं होते। जब ये सब खत्म होगा तो उसके बाद इलेक्शन होंगे। आई मीन ये सोचें कि ये कितना बड़े इलेक्शन से फरार है। जितना आप इलेक्शन से भागेंगे और जितना इमरान को पॉलिटिकली विक्टिमाइज करेंगे, आपके ग्राफ डाउन होगा, उसका ग्राफ ऊपर चलता जाएगा। ये किसी को परवाह नहीं है। पाकिस्तान के तजारे जाते थे, पाकिस्तान की किसी को परवाह नहीं है। सब आइन का फायदा लेके अपने आप को बचाना चाहते हैं। उन्होंने अपने केसेस खत्म कर लिए, नैब को तकरीबन ख़त्म कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ख़त्म कर ली, ओवरसीज पाकिस्तान के वोट भी राइट ख़त्म कर दिए। उसके बाद आप पूरी कोशिश, वो ओपनली कह रही है कि जब तक इमरान को डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, इमरान अरेस्ट नहीं होगा, इलेक्शन नहीं होंगे। तो ये ऐसे जमहूरियत नहीं होती है। आप पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन मत करें, ये उल्टा आपको नुकसान हो रहा है। मेरे ख्याल में ये सियासतदानों को इसको सोचने की जरूरत है। एग्जैक्टली इसमें एक और भी चीज है ब्रिगेडियर साहब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई वुड लाइक टू आस्क दैट एज वेल और ऐड ऑन, कि एक मसला और है, इदारों को मलाइन हुकूमत की तरफ से भी हो रही है ना इस वक्त बैशिंग। मरियम नवाज साहब ने जिस तरह से अभी पिछले दिनों खड़े होकर हुकूमती न सिर्फ ऑपोजिशन के लोगों को बल्कि इदारों को भी मलाइन किया, एस्टैब्लिशमेंट का बहुत ज्यादा नाम आ रहा है। जबकि जब से नए चीफ आए ये बात क्लियर हो गई थी कि जी इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनकी तरफ से, और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से बहुत क्लियर मैसेज दे दिया गया। लेकिन अब फिर से हम देखते हैं कि मरियम नवाज साहिबा गड़े मुर्दे भी उखाड़ के लाती हैं, बावजूद इसके कि उनकी पार्टी सक हुकूमत है, बावजूद इनके कि वजीर आजम उनका है, बावजूद इसके कि जो वो चाह रहे हैं वो हो रहा है, वो भी। और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी हमें बातें उठती नजर आ रही। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कल परसों एक ट्वीट किया जिसमें वो कह रहे थे कि जिजदाई साहब को विक्टिमाइजेशन का शिकार बनाया, और वो पूछ रहे थे कि और क्या रह गया। तो वो विक्टिमाइजेशन वो किसके जमाने में, उस वक्त या तो कोई ना कोई डिक्टेटर की हुकूमत थी या फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो वो भी इनडायरेक्टली इदारों को मलाइन कर रहे थे, वो भी सवाल उठा रहे थे। तो हुकूमत में होने के बावजूद भी हमारे स्टेक होल्डर इस वक्त इदारों को मलाइन करना नहीं छोड़ रहे। चले इमरान खान तो इस वक्त ऑपोजिशन में है, ऑपोजिशन में जब सियासी जमातें होती हैं गुस्सा होता है, 10 बातें होती हैं, चीजें होती हैं, लेकिन जो हुकूमत में होता है उसको अपना बड़ापन दिखाना होता है। क्या वो बड़ापन नजर आ रहा है आपको? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत के पास कोई कारकर्दगी नहीं है। अब उनके पास दो ऑप्शन हैं। एक है कि इमरान को किसी तरीके से डिस्क्वालीफाई करें और अरेस्ट करवाएं। वो जाहिर है कि आपके ये कोर्ट्स हैं वो एक देख के मेरिट पे फैसला करते हैं जिससे उनको बेल हो जाती है। वो समझते हैं शायद ये एस्टेब्लिशमेंट कर रही है और वो फिर एस्टेब्लिश को ब्लेम करती हैं। ये बड़ा आसान सा काम है। लाइक वाइज इमरान खान साहब भी कभी कहते हैं जी कि वदारों का काम है, हम देख रहे हैं उनको सपोर्ट। तो ये आप सियासी लड़ाई सियासी तरीके से करें। वाई डू यू ड्रैग एस्टेब्लिशमेंट इनटू योर ओन पॉलिटिकल अफेयर? आपके सामने इस वक्त जो हालात चल रहे हैं और जो कुछ मुल्क में हो रहा है, अवाम देख रहे हैं कि क्या हमारे लीडर खुद बैठ के एस्टेब्लिशमेंट बैसाखियों के बगैर कोई फैसला कर सकते हैं? अभी भी वो चाह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हो, किसी को सपोर्ट करे तो वो नया स्टेप लें।
जबकि एस्टेब्लिशमेंट इज नॉट कमिंग, मत ड्रैग करें उनको, अपने काम आप खुद करें और अवाम को बताएं कि आपकी कारकर्दगी क्या। अभी हुकूमत जनरली तौर पर इलेक्शन ये जलसे नहीं करती है, हुकूमत का काम होता है कारकर्दगी करना, आप डिलीवर कर सकते हैं, अवाम ने आपको नुमाइंदगी दी है। ऑपोजिशन जलसे करती है और वो अपने आप को शो करने के लिए बताती है, तो ये इसका उलट हिसाब हो रहा है। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि किसी को पाकिस्तान की फिक्र नहीं है, पाकिस्तान जाए भाड़ में, ये आइन की आड़ लेके अपने मसाइल हल कर रहे हैं बार बार। आप अपने फैसले खुद क्यों नहीं कर सकते, आप में इतनी मेच्योरिटी क्यों नहीं है, ये देखने की बात है और ये सबसे हाँ जिसको पॉलिटिशियन को ख्याल रखना चाहिए। और इसमें एक बात ये भी, एक गवर्नेंस की जो बात है सारी, ब्रिगेडियर साहब, वो तो ये गवर्नेंस के लिए तो स्टैब्लिशमेंट नहीं आएगी ना कि हाथ पकड़ के कहेगी कि जी आप ये काम करें, ये काम करें, वो काम करें। जो ये चाह रहे हैं कि जी किसी न किसी तरह से इन्वॉल्वमेंट करें और मलाइन कर रहे हैं, तो फिर ये खुद क्यों आते हैं अगर इन्होंने काम नहीं करना, डिलीवर नहीं करना, गवर्नेंस नहीं करनी। देखें रेडा, बात ये है कि आपकी गवर्नेंस अच्छी होगी, आपकी कारकर्दगी अच्छी होगी, आपके अवाम को आप पे कॉन्फिडेंस होगा कि हमारे लीडर हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो वो कभी भी फौज की तरफ नहीं देखेंगे। आपके सामने अब टर्की में अभी गई भी, नॉट श्योर के भी वो मौजूद हैं कि नहीं, ये बताएं कि जब टर्की में फौज आई थी तो तैयब अफगान के लिए लोग टैंकों के आगे लेट गए थे, उन्होंने इस साजिश को नाकाम बना दिया था ताकि उनको अपने लीडर के ऊपर कॉन्फिडेंस था और वो कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखाया कि उन्होंने तकरीबन टर्की का फौरन जो डेथ था वो ख़त्म कर दिया। टर्की को कहाँ लेके चले गए, अभी भी अर्थक्वेक हुआ लेकिन वो इलेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आपके सामने हर इनकी लीडरशिप क्या है, पाकिस्तान के पैसा इकट्ठा करो, बाहर ले जाओ, मुल्क भाड़ में जाए। तो जब आपको अवाम के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर वो आप ऐसे कदम करेंगे। इसलिए गवर्नेंस अच्छी करें, अवाम को डिलीवर करें, इतना अच्छा चलाएं कि अवाम फौज की तरफ ना देखे बल्कि वो आपकी तो देखेंगे हमारे लीडर बहुत अच्छे हैं। वेरी वेल पटेल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अभी यहाँ पे मैं चूंकि मौजूद हूँ, यहाँ पे भी परसों भी रजब तैयब एर्दोगान साहब ने अनाउंस कर दिया है, जबकि डिस्पाइट इसके अब इनके इलेक्शंस है अभी अप्रैल मई में, बट डिस्पाइट ऑफ जनरल इलेक्शंस, लेकिन उसके बावजूद जो है ये जो अभी इतना बड़ा कैटास्ट्रॉफी आया है, नागहानी आफत आई है, वो एक साल के अंदर अंदर यहाँ की हुकूमत उनको डेवलप करके दे रही है सारे एरियाज, जबकि 11 सूबे हैं और ये बहुत बड़े लेवल की तबाही आई है जो कि हमने यहाँ से रिपोर्ट की है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बात करें इस पे कि अब एक और चीज है ब्रिगेड साहब कि हमारे यहाँ पहले हमने जो सियासी फैसले आते, सॉरी जो अदालती फैसले आते थे उनको हमने बहुत तनकीद का निशाना बनाया। भुट्टो साहब के फैसले को हमने तनकीद का निशाना बनाया, मुशर्रफ साहब के हवाले से जो आया हमने तनकीद का निशाना बनाया। मुख्तलिफ औकात में जो हमारे जुडिशल फैसले आते रहे उनको हमने बहुत क्रिटिसाइज किया, मलाइन किया, प्रॉपर एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है मुहिम चलाई। अब की बार पहली दफा पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है कि जी अदालतें मेरिट पर फैसले कर रही हैं। जब अदालतें मेरिट पर फैसले कर रही हैं, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, आइन को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, तो फिर उनको तनकीद का निशाना बनाना पड़ रहा है। आपकी जय्यद फाजिल जो सहाफी बनते हैं या जो आपके सियासतदान बनते हैं, वो सारे उनको मुलायम कर रहे हैं, तनकीद का निशाना बना रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमारी मर्जी के फैसले दो वरना हम तो तुम्हें गालियां देंगे। देखें ये एक परेशानी की बात है कि अब आपके सामने जिस तरह पीएमएलएन की लीडरशिप, वो बार बार इतना जो जजेस बैठे हुए थे उनको, सर्विंग जजेस को, कि ये करप्ट हैं, इनको निकाल दो, हम इन पर ट्रस्ट नहीं करते। मकसद एक था कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ऐसा प्रेशर डाला जाए कि वो इनकी मर्जी के फैसले कर दें। ये बेसिक मकसद है जिसकी वजह, और फिर उसके बाद कोई सो मोटो भी नहीं लिया गया। इमरान खान ने अगर एक एडिशनल सेशन जज के बारे में कहा कि जी आपने हमारे से ज्यादती किया, आप जब हम हुकूमत चाहेंगे तो आपसे कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे, इसके ऊपर उनको कितना रगड़ा गया। ये सुप्रीम कोर्ट की आला अदालत के 2 जजेस पे इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए और वो कुछ नहीं हुआ। तो मकसद एक यही है कि जान के अदारों को मुतनाज़ा बनाया जाए, उनके फैसलों के ऊपर प्रेशर कर अपनी मर्जी के फैसले लीजिए, और अगर वो फैसले नहीं करते तो उसको एक्सेप्ट न किया जाए। अभी आपके लॉ मिनिस्टर जो कि कानूनदान है, जिनको सारी चीज़ का पता है, वो अगर ये बात करें कि जी ये फैसला 4-3 की मेजॉरिटी से पीएमएलएन की फेवर में आया है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन जो बोर्ड हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट का जो नया बोर्ड बना था उसमें 5 लोग थे, 3-2 का फैसला हुआ है,
और एग्जेक्टिव ऑर्डर उन्होंने दिए कि प्रेसिडेंट से बात करें इलेक्शन कमीशन पंजाब के बारे में, और केपी के गवर्नर से बात के लिए बात करें इलेक्शन कमीशन उनसे। तो इस पे कोई अभाव नहीं है, लेकिन ऐसा तासुर देख के इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग की जा रही है कि ये मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, यही बात मैं एक्चुअली करना चाह रही हूँ। हुकूमत भी इस वक्त ब्रिगेडियर साहब जो जिस तरह की बातें कर रही है उससे तो क्लियरली यही एविडेंट नजर आ रहा है कि हुकूमत भी चाह रही है कि निजी इस्टेब्लिशमेंट यानी कि किरदार अदा करे, क्योंकि पहले अदालतों पे यही इल्जामात लगते रहे पनामा के टाइम पे, दीगर टाइम पे, कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने रोल अदा किया, इसलिए अदालतों ने जो है वो प्रेशर में आके फैसले दिए। तो अब चूंकि अदालतें अगर लेट सपोज हम मान भी लेते हैं कि दिए, तो अब अगर वो फ्रीडम ऑफ फ्रीडम अपनी फ्रीडम के साथ और आईनी और कानूनी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए एक ठीक तरीके के फैसले दे रही है, तो फिर हुकूमत उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही और फिर इल्जामात लगा रही है, और जिस तरह की चीखों पुकार हो रही है, तो उससे तो साफ जाहिर है कि वो चाहती है कि वो भी चाह रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व होए और आए और हमारी मदद करे सारी सिनारियों में। अच्छा जी, ठीक हो गया है। आवाज आ रही है आपको ब्रिगेडियर साहब? चले जी, आवाज मुझे नहीं आ रही है, देयर मस्ट बी सम डिस्टॉर्शन इन द लाइन। और डेफिनेट सी बात है कि जो इस वक्त सारी सियासी सूरत हाल है और जो माशी सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए उसके अंदर अगर मुस्तहकम हम चाहते हैं कि आए और आवाम तक, जमूर तक, जमहूरियत के फवायद और उनके समरात पहुंचे, उनको मिले, तो फिर डेफिनेट सी बात है कि सियासतदानों को अपने आपस की लड़ाई झगड़े छोड़ने पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि ये सिस्टम ही लपट जाए, क्योंकि सियासतदानों से तो ये चीजें संभालनियां बहुत मुश्किल हो चुकी हैं। इतने इतने साल एक्सपीरियंस जो सारे हमारे पास वुजरा है, मुशीर है, जमातें हैं जो हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट क्या है वो मैं और आप देख रहे हैं। ये मुल्क अनफॉर्चुनेटली भुगत रहा है। इसी के साथ अपनी मेजबान रसफी कुतीजा पाकिस्तान जिंदाबाद।